द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से शरीके गुफ्तगू हैं फारूक अकरम साहब। उनका ताल्लुक लाहौर से है और इन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेक्सला कैंपस से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद जर्मनी से भी तालीम हासिल की। फारूक साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं किसी भी एडवांस मुल्क में, तो क्या उनको ये ख्याल नहीं आता कि हमारा मुल्क क्यों एडवांस नहीं हो सका, क्यों तरक्की नहीं कर सका और हमारी हालत जो है वो खराब से खराब तर क्यों होती जा रही है? तो क्या ये ख्याल आता है? और उसी के लिंक्ड उससे सवाल ये है कि अगर जर्मनी जो है वो अपने हमसायों के साथ अमन से रह सकता है, इनकी बड़ी दुश्मनी थी फ्रांस के साथ, तो पाकिस्तान क्यों इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकता? मेरे ख्याल में आजकल की ग्लोबल दुनिया में पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है। लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। इंटरनेट के आने के बाद मेरे ख्याल चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। और जो फासले तय होते थे पहले, इंफॉर्मेशन दौर से पहले, इंटरनेट से पहले शायद लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी मे बी इन 20 ईयर्स, अब वो जो चेंजेस हैं शायद 5 साल में हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता लोग अवेयर हो रही हैं, और जब लोग पाकिस्तान से बाहर आते हैं तो उन्हें थोड़ा ज्यादा एहसास होता है। इस तरह से ज्यादा होता है कि पाकिस्तान में एक तरह ही का माइंडसेट है, लेकिन अगर आप बाहर निकलें तो आपको हर तरह के माइंडसेट के लोग देखने को मिलेंगे, हर रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे, हर कौम के लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक फर्क है कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप चीजें थोड़ी बेहतर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हैं। तो ये एक फर्क है। मुझे एक मेरे बहुत अजीज हैं, एक अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए हैं अभी वो। तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी बाहर जाओगे, बाहर पढ़ाई तो पाकिस्तान में भी वही कोर्सेज पढ़ते हैं जो बाहर पढ़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप बाहर जाके लोगों से मिलो, देखो, एक्सप्लोर करो, अपनी ओपिनियंस को, जो अभी तक हमने सीखा है, उसको चैलेंज करना, उसको सोचना, उसको तोड़ना कि इसको अनलर्न करने की जरूरत है नहीं है, हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ। मैं एक ओपन माइंड के साथ आया। और अगर आप ओपन माइंड के साथ आए, चीज़ों को एक न्यूट्रली देखने की कोशिश करें, तो फिर आप जल्दी समझ लेते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो मुझे ये भी याद पड़ता है कि मैं जब आया था यहाँ पे जर्मनी में, एक स्कॉलरशिप पे आया था मैं। और स्कॉलरशिप काफ़ी मशहूर स्कॉलरशिप है, वो DAAD, जर्मन गवर्नमेंट उसे रन करती है। तो वहाँ पे जो एक सेमिनार हो रहा था, उसमें मैंने उनसे पूछा, ऑर्गेनाइजर्स से, कि आपका जो सिग्नेचर है, सिंबल है इसका, ये इस पे 2 लाइनें किस चीज़ की हैं हैट के ऊपर। तो उस खातून ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे जवाब दिया था कि ये एक माइंडसेट है, जब यहाँ पे आप आए हैं, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपका एक दूसरा माइंडसेट होगा। ये जो 2 लकीरें हैं इस हैट के ऊपर, इसको इंडिकेट करती हैं। तो फर्क मैं समझता हूँ पड़ता है। और कोई भी जो ओपन माइंडेड बंदा है वो सवाल जरूर पूछता है। दूसरा सवाल था आपके, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात क्या बेहतर हो सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूँ बिल्कुल हो सकते हैं, और ये होंगे एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम। तो आज नहीं तो कल ये होना ही है। ये ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बेहतर होंगे, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान को बेहतर करने हैं, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो हम लोग एक बात कर सकते हैं क्या क्या फायदा उन्हें भी हो सकते हैं इन ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। जी, मैं जो है ना पढ़ता रहा हूँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और मेरे एक फ्लैटमेट मेरा इंडियन था और एक अमेरिकन था। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो आप सिर्फ टीचर से नहीं सीखते, आप अपने दोस्तों और क्लासमेट से भी सीखते हैं। और हैम्बर्ग तो बहुत ज़बरदस्त शहर है। मैं भी हैम्बर्ग गया था 2019 में, वहाँ रोटरी की एनुअल कन्वेंशन था रोटरी का। तो इट्स अ ग्रेट सिटी। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपका जो इमेज था आपके जहन में इंडिया का और हिंदुओं का, क्या उसमें कोई तब्दीली आई जब से आपको 10 साल हो गए हैं अब जर्मनी में रहते हुए? तो क्या क्या तब्दीली आई आपके ख्यालात में, आपके परसेप्शन में? तब्दीली असल में टाइम के साथ
आहिस्ता आहिस्ता आती है, तो एकदम से तो चीजें आपके लिए तब्दील नहीं होती। लेकिन अगर मैं देखूं, मैं ग्रू अप हुआ 90s में, तो 90s में आपको पता है दोनों मुल्कों में हॉस्टिलिटी काफी ज्यादा थी। आपको शायद ये भी याद हो कि पीटीवी पे किस किस्म के ड्रामे आते होते थे, लाग और बहुत सारे और दूसरे प्रोग्राम्स उस वक्त होते थे, इतने प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे। तो ये था कि इंडिया इज एन एग्रेसर, इस तरह से उस जमाने में लोग देखते थे, समझते थे। अभी भी शायद इस तरह से बहुत सारे लोग देखते और समझते हों। और खास तौर पर लाहौर तो बिल्कुल बॉर्डर के पास ही, इंडियन बॉर्डर के पास, तो हम लोग देखते थे कि वी हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट वी हैव टू इन्वेड और हमें कोई कब्जा करना है हिंदुस्तान पर, लेकिन हमने आपको डिफेंड कैसे करना है। मेरा ख्याल है ये एक प्रीवेलिंग माइंडसेट था। हिंदुओं के बारे में मैं समझता हूँ कि ऐसी मुझे कोई कोर्स बुक्स में शायद हमारी हैं चीजें इस तरह की जितनी इतना जस्टिस नहीं करती दूसरे मज़हब के साथ, लेकिन घर से मुझे भी ऐसी तरबियत या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपने हिंदुओं से दूर रहना है या अलग रहना है। ओवरऑल मेरा मैं ही कहूँगा कि जो मेरा माइंडसेट था, एज आई कैन रिकॉल इट बैक, वही था कि हर एक मजहब के लोगों को अपनी अपनी जगह पे आज़ादी है जिस तरह से वो रहना चाहिए। हमारे एक जर्नैल हैं मेजर जनरल महमूद दुरानी, तो वो अम्बेसडर भी रहे अमेरिका में पाकिस्तान के, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपना तजुर्बा बयान किया है कि वो अमेरिका गए एक कोर्स करने, उस वक्त गालबन वो कैप्टन थे, तो एक इंडियन कैप्टन भी आया हुआ था। तो उस वक्त तक उनका जो ख्याल था वो ये था कि ओनली गुड इंडियन इज अ डेड इंडियन। तो उस कैप्टन से, इंडियन कैप्टन से मिलने के बाद जो है उनकी ओपिनियन टोटली चेंज हो गई हिंदुओं के बारे में, इंडियंस के बारे में। तो उनको अब बहुत से इंडियंस जो है वो जनरल शांति भी कहते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है, मेरे ख्याल में इंटरेक्शन बहुत बहुत यूजफुल चीज है। और इंडिया और पाकिस्तान अगर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है। वरना जो है, वो किसी ने कहा था ना कि डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वांट टू कीप हेटिंग हिम, कि मैं इससे नफरत करना चाहता हूं और करते रहना चाहता हूं, इसलिए मुझे उसके साथ आप तारुफ ना मेरा करवाएं, मैं उसको जानना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि बहुत सारे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज ऐसे हैं जो कभी किसी इंडियन से नहीं मिले, कभी किसी हिंदू से नहीं मिले, लेकिन उनके जहन में इंडिया के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नफरत जरूर मौजूद होती है। हो सकता है ऐसा हो। मैं असल में जब पाकिस्तान में भी काम कर रहा था, मैंने स्टडीज के बाद पाकिस्तान में भी काम किया और मुख्तलिफ शहरों में किया। जैकबाद में मैंने काम किया। जैकबाद का शायद आपको पता होगा कि 40% पॉपुलेशन जो है हिंदू है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में मेरा एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ था मैंने। तो इस तरह का माइंडसेट मैं नहीं रिकॉल करता कि मेरा था हिंदुओं के बारे में। हाँ, अलबत्ता ओवरऑल अगर आप देखें, चाहे वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, अगर उसे ट्रैवल करने का या दूसरे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, तो आपकी जो आपकी एक तरह से ओपिनियन है वो इतनी ओपन शायद ना हो। यहाँ जर्मनी में आपको लोग मिलेंगे जो देहातों में रहते हैं, जो सिर्फ जर्मन से के साथ ही उठना बैठना है जिनका, उनकी ओपिनियन और होगी, और जो शहरों में रह रहे हैं वो हर तरह के मुल्क के लोगों से देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके उनका माइंड थोड़ा ज्यादा ओपन होगा, तो एक फर्क पड़ता है इससे। मैंने कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू किया, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जियाउद्दीन साहब, वो एडिटर रहे डॉन के, न्यूज के और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। तो वो एक दफा बता रहे थे कि मेरा बच्चा जो है, और मेरी बीवी और बच्चा, वो इंडिया गए, तो बच्चा गालबन 7वीं जमात में था उस वक्त। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है ये लोग हिंदू हैं? तो उसकी वालदा ने कहा हाँ। तो उनका इसके सींग क्यों नहीं है? तो उनके जहन में, एक एजुकेटेड फैमिली के जहन में भी, उनके बच्चे के जहन में इस तरह की चीज थी। एक मेरे टीचर थे इंटरनेशनल लॉ के, डॉक्टर एजाज हुसैन, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में। एक दफा हम ट्रिप पे गए, कहीं मरी गए थे या कहीं और, उनका बच्चा भी एक साथ था हमारे। उस वक्त वो शायद 4th क्लास में था। तो उससे मैंने पूछा कि क्या करोगे बड़े होके? तो कहने लगा पायलट बनूंगा। तो मैंने कहा पायलट बन के क्या करोगे? कहता है इंडिया पे बमबारी करूंगा। तो प्रोफेसर साहब बड़े एम्बेरस हुए। तो और वो इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे, फ्रांस से उन्होंने पीएचडी की थी। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, पंजाबी में कहा
कि खुदा की कसम मैंने नहीं सिखाया, स्कूल से सीख के आता है। तो पिछले दिनों प्रोफेसर साहब से एक सेमिनार में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि वो बरखुरदार कहाँ है आपका बेटा जो है, तो कहने लगे कि वो अमेरिका में होता है और अमेजॉन में काम करता है। और इसी तरह का एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ 2008 में। एक मैंने सेमिनार वो करवाया, ट्रेनिंग वर्कशॉप थी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उसमें लाहौर से एक खातून आई हुई थी, तो वो कहने लगी कि मेरा बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, वो भी 4th या 5th में था उस वक्त। तो मुझसे एक दिन पूछने लगा कि हमारी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं? तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो दोस्ती कर लो। कहता नहीं, एक मसला है कि हमारी सारी क्लास ने एका किया है कि चूंकि वो हिंदू है उससे दोस्ती नहीं करनी। अब आप इमेजिन कीजिए कि 8-9 साल का बच्चा है, उसके साथ कोई बच्चा बात नहीं करता, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करता, तो वो खुदकुशी की नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा? ये रवैये हमारे ये कहां से आए हैं? लेकिन आपको क्या लगता है, ये प्रीडोमिनेंट रवैया है ये? डू यू थिंक इट्स अ मेन स्ट्रीम एटीट्यूड? हाँ, मतलब देखिए ना, एक 30 की क्लास है या 35 की क्लास है लाहौर जैसे शहर में, और सब बच्चे जो हैं वो एका करते हैं कि हमने इसके साथ जो है दोस्ती नहीं करनी। और सर एक एक हमारे कालम नवीस ने एक दफा कालम लिखा कि एक इंडियन एम्बेसडर जो यहाँ रह चुके थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी और उसमें अपना एक तजुर्बा बयान किया कि मेरे एक पुराने दोस्त थे, मैं ईद के मौके पे उनको मिठाई मंगवाते थे, वो एम्बेसी वाले, दिल्ली का एक बड़ा अच्छा वो है मिठाई वाला। तो वो उसकी ईद की मिठाई देने गए अपने दोस्त को, तो इतनी देर में उनका पोता आ गया। तो पोता पूछता है अपने दादा से, ये कौन है? उसने कहा कि ये इंडियन एम्बेसडर हैं। तो उस बच्चे ने फौरन नारा लगाया, हिंदू कुत्ता हाय हाय, और वहां से भाग गया। तो अब ये देखिए कि इतने पढ़ी लिखी फैमिली में ये अगर रवैया है, तो जो अनपढ़ फैमिलियां हैं उनका क्या हाल होगा? um, हो भी सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि मेन स्ट्रीम में इस तरह की ओपिनियंस जो है हर जगह होंगी। इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिस तरह से सोचते हैं। मेरा ख्याल में हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानियों के बारे में जिनकी ओपिनियन थोड़ी एक्सट्रीम होगी एंड तो बहुत अलग तरीके से सोचते होंगे। लेकिन शायद मैं इससे इत्तेफाक ना करूंगी, मेन स्ट्रीम एटीट्यूड ये है। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है। ऐसा मवाद पहले तो था, भी शायद वो, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें इसमें थी। और हीरोइज्म जो है किसको दिखाया हुआ है कि मुसलमानों को ही दिखाया हुआ है, ये बात तो है, इसमें किसी हद तक हकीकत है। अच्छा, हमारे एक थे एयर मार्शल असगर खान, आप जानते होंगे। तो वो 65 की जंग में, जंग से जरा पहले वो रिटायर हो गए थे एयरफोर्स से, और एयर मार्शल नूर खान बन गए थे एयर चीफ। तो उन्होंने इंटरव्यूज में, 2-3 इंटरव्यूज में या शायद ज्यादा में, उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी जंगें हुई इंडिया पाकिस्तान की, उनका आगाज पाकिस्तान की तरफ से हुआ। अब हम ये नहीं कह सकते कि एयर मार्शल असगर खान को पता नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। अगर एयर मार्शल असगर खान जैसा ये बंदा बात कर रहा है, और हमारा सारा मीडिया, हमारी सारी किताबें ये बताती हैं कि इंडिया जो है वो अग्रेसर है, उसने हम पे 4 जंगें मुसल्लत की, तो उससे क्या नतीजा निकाला जाए फिर? जो पहली जंग है 48 की, वो तो मेरा ख्याल है क्लियर है कि पाकिस्तान ने की थी। सेकंड जो है 65 की, उसमें बताते इस तरह से हैं कि शायद पाकिस्तान ने इनिशिएट नहीं किया, लेकिन अगर आप वो मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें, अल्ताफ कोर की है किताब फौजी राज के पहले 10 साल, तो उसमें बताता है कि किस तरह से ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये सारे प्लान हुए और क्या कुछ उसकी बैकग्राउंड थी। तो उसमें एक तरह से इनिशिएट तो सिर्फ पाकिस्तान ने किया था। लेकिन 71 में, ठीक है, 71 में शायद फॉर्मल जंग जो है पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इंडियंस ने काफी सपोर्ट किया था मुफ्ती बाहिनी को। और मेरे ख्याल से एक इंडियन ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। तो उस पर शायद मैं एग्री ना करूंगी। 70 वॉर में पाकिस्तान ने ही इनिशिएट किया है, गलतियां और बहुत सारी की हैं पाकिस्तान ने, लेकिन इसको मैं उस तरह से नहीं देखूंगा कि ये सारा कसूर 100% इसमें पाकिस्तान का ही था।
नहीं, उसमें तो फारूक साहब आप ये देखिए ना कि आपने इलेक्शन करवाए 7 दिसंबर को और इजलास बुलाया कौमी असेंबली का 3 मार्च 1971 को। आज आप देखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो पावर ट्रांसफर हो जाती है और वहां पे चूंकि बंगाली जीत गए थे, आपने उनको इक्तदार देना मुनासिब नहीं समझा और उनका फिर कत्लेआम शुरू कर दिया और उसके नतीजे में 1 करोड़ बंगाली वो मुल्क छोड़ के इंडिया चले गए। तो ये चीजें तो हमें नहीं बताई जाती ना। है वो, बट ठीक है, आपकी उस तरह से हिस्ट्री को उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी, शी आल्सो वांटेड टू इनिशिएट द वॉर a bit earlier than it was done I think it was done in December. तो उनकी ख्वाहिश तो थी कि अगस्त में शुरू हो, लेकिन उसके बाद जो इंडियन जनरल थे उस वक्त मानिक शाह, उन्होंने कहा था कि हम लोगों के लिए स्ट्रेटेजिकली ये अच्छा फैसला नहीं होगा कि हम लोग इसे मानसून के सीजन में शुरू करें. वी हैव टू वेट till monsoon is finished and afterwards we can think about it. तो उसमें अब उसमें आप किसी फौजी जनरल से पूछें, किसी रिटायर्ड से और से, वो आपको इसे बेहतर ओपिनियंस दे सकते हैं. मेरे ख्याल में किसी एक जनरल की ओपिनियन पे रिलाय करना काफ़ी नहीं होगा. मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियंस इस पर ली जा सकती है और उसके बाद फिर इस पे फैसले पे नतीजे पहुंचा जा सकता है कि हाउ इज दिस सर्कमस्टांसेस. लेकिन इस बात से मैं एग्री करूंगा कि ओवरऑल जो है पाकिस्तान की रिलेटिवली एग्रेसिव पॉलिसी रही है पूरे पहले ज़माने में. From 47 to maybe till the beginning of 2000s, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रही हैं वो थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव रही हैं. अब देखिए ना 71 का भी, कि क्या आपने ये नहीं सोचा था, हमारे जो मिलिट्री जनता थी, पॉलिटिशियंस थे, उनको नहीं पता था कि हम अगर ये काम करेंगे तो इंडिया उसका फायदा उठाएगा? तो इतना विजन भी नहीं था उनमें। और उस वक्त देखिए कितने बड़े बड़े मुहब्बे वतन लोग जिंदा थे। चौधरी मोहम्मद अली जो वजीर आजम रह चुके थे 50s में, वो जिंदा थे। और पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल रशीद, वो जिंदा थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर चौधरी खलीकुज्जमान जिंदा थे। मतलब इस तरह के नामी ग्रामी जो पाकिस्तानी मुहब्बे वतन लोग थे, वो क्यों नहीं बोले उस वक्त? और बोला कौन? हबीब जालिब। हबीब जालिब ने क्या कहा था? मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। जब आप अपने ही अवाम के खिलाफ, और वो भी इलेक्शन के बाद, इस तरह का काम करेंगे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है जो ये समझेगा कि हमारा जो हमसाया है वो इससे फायदा नहीं उठाएगा। और जबकि 1 करोड़ लोग वहां जाके पनाह गुजीन भी हो जाएं, तो इंडिया ने कहा जी हम तो, उस वक्त तो इंडिया काफी गरीब मुल्क था, आज तो उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। उन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ लोगों का वजन कितनी अरसे तक, कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो और सर उसमें भी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इंडिया के 8 एयरपोर्ट्स पे हमला किया था। ये आपके इल्म में है? नहीं, मुझे पता है उसका, लेकिन वो जो है वो तो एक फॉर्मल आगाज उस वक्त हुआ था ना, क्या नाम है, इस एयर स्ट्राइक के बाद. लेकिन उससे पहले जंग तो एक तरह से की शुरू हो चुकी थी. तो 71 की वॉर को सीधा ब्लेम कर देना कि पाकिस्तान ने ही शुरू की थी, मैं समझूंगा ये इट वुड नॉट बी फेयर. अगर आप कारगिल के बारे में कहें या 65 के बारे में कहें या 47 के बारे में कहें, तो आई वुड एग्री विद यू. हाँ, लेकिन टेक्निकली टेक्निकली आई थिंक यू आर राइट। लेकिन बात यह है ना, उस जंग का कॉज क्या था? और कितने मुहब्बे वतन लोग थे वेस्ट पाकिस्तान में जो उठ के खड़े हो गए हों, उन्होंने कहा हो कि हम बंगालियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये काम मत करो, मुल्क टूट जाएगा इससे। तो ये जो जज्बा था, ये वेस्ट पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोगों में क्यों नहीं था? जो जिन लोगों ने भी आवाज बुलंद की, वो सारे गद्दार कहलवाए, वो लेफ्टिस्ट थे। आईए रहमान साहब थे, ठीक है, हुसैन नकी साहब थे, अब्दुल्ला मलिक साहब थे, अहमद सलीम थे। बहुत थोड़े से लोगों ने उस पर एहतजाज किया। जियो के एक प्रोग्राम में आईए रहमान साहब ने, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे पर ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके वो सीनियर ओहदेदार रहे, उन्होंने कहा कि हमने लाहौर में एक कैंपेन शुरू की कि ये एक सियासी मसला है, इसको सियासी तौर पर हल किया जाए।
और लाहौर जैसे शहर में कहता है 50 लोग नहीं हमें मिले जो इस पिटिशन पे दस्तखत करने के लिए तैयार हों, और पूरे मुल्क में क्या था, क्रश इंडिया मूवमेंट चल रही थी। सही, मेरा ख्याल है ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की हैं माजी में, एंड आई होप दैट दे हैव लर्नड विद इट, फ्रॉम इट। और आप ये लेकिन हम देखिए, लोग उस पर देखते हैं कि व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट वी कैन डू इन द फ्यूचर, इसके ऊपर तो हम लोग बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है कि हमें फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, लेकिन माजी का भी हमें जायजा लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ जो अखबारात हैं, मीडिया है, वो माजी को डिस्टॉर्ट करके नफरत पैदा करने की कोशिश करता रहता है। जैसे आप देखिए 1947 की जो पहली कश्मीर की जंग थी, उसमें कितने अखबारात हैं, कितने जर्नलिस्ट हैं जो जो ऑनेस्टली बताएंगे कि हमने ट्राइबल इन्वेजन करवाया। हम्म, तो फारूक साहब, मैं एक रेफरेंस देना चाह रहा हूं, एक आर्टिकल जो मैं बड़ा खुद हैरान भी हुआ कि नवाए वक्त जो है, जो बहुत ही एंटी इंडियन अखबार है, उसके 24 जुलाई 2013 के शुमारे में कर्नल सिकंदर खान बलोच का एक आर्टिकल छपा है, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में ये लिखा है कि हमने उस पूरे केस को मिस हैंडल किया, और एक गलती के बाद दूसरी गलती की, और सबसे बड़ी गलती उन्होंने कहा कि हमारा ट्राइबल इन्वेजन था, और उस ट्राइबल इन्वेजन की वजह से कश्मीर का इल्हाक जो है, उसकी एक्सेशन इंडिया के साथ हुई। उसके अलावा भी गलतियां की गई, मसलन हमने कश्मीर के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, उसका मतलब था कि हम हालात को जूं का तूं रखेंगे, लेकिन हमने उनकी सप्लाईज बंद कर दी। उनकी सारी सप्लाईज, मट्टी का तेल और दालें और बाकी चीजें, वो पिंडी से जाया करती थी। तो उन्होंने लिखा कि जब कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। हम्म, तो इस तरह की चीजें भी कभी कभार हमारे अखबारात में छप जाती हैं, लेकिन कोई मीडिया पर्सन, कोई बाकी कोई कॉलम नवीस या जो एंकर पर्सन हैं, वो उनका जिक्र नहीं करते। तो वो इट इज वन ऑफ हम्म। दोज थिंग्स कि एक कभी कभार कुछ छप गया आर्टिकल, तो वो, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। तो मुस्तकबिल के लिए क्या देखते हैं आप, क्या करना चाहिए? अभी हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई है, उसके बारे में बहुत से लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि उसमें कहा गया है कि हमें हॉस्टिलिटी को रिकंसिडर करना चाहिए। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में ओवरऑल जो भी फ्यूचर की अगर बात करें तो एट द एंड, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो है पूरा जो सार्क रीजन है, इसको यूरोपियन यूनियन की तरह के मॉडल को ही फॉलो करना पड़ेगा, कि मुल्क जो हैं वो अलग अलग अपनी रियासतें तो रहें, लेकिन इनकी आपस में ट्रेड, आपस में इनके रिलेशनशिप्स, आना जाना, ये वो कॉपरेशन, ये सब चीज़ें बढ़े और ये बेहतर हों। और इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे रीजन पे ही पॉजिटिव होगा। इसका सिर्फ पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, इसका हिंदुस्तान को बहुत सारा फायदा होगा, पाकिस्तान का भी होगा ऑब्वियसली। तो उस पर मैं ये देखना चाहता हूँ, इस पे बात करना चाहता हूँ कि इससे दोनों को फायदा क्या होगा। और आमतौर पर इंडिया में शायद ये समझा जाता है कि पाकिस्तान की शायद इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको लेकर, लेकिन सर मार्केट तक महदूद नहीं है, यही इस तक महदूद नहीं है पाकिस्तान में हिंदुस्तान को रास्ता दे अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। इसका ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के भी है। असल में इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं दोनों मुल्कों को, क्योंकि इन दोनों की आपस में जो है फ्रिक्शन, इसका फायदा उठाया जाता है बाय। अगर ये फ्रिक्शन आपस में ना हो और अच्छे ताल्लुकात हों तो इसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा होगा। अगर जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल, अभी कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान ने एक मुआहदा किया है S-400 खरीदेगा, क्योंकि शायद खरीदना नहीं चाहता था हिंदुस्तान इन द वेरी बिगनिंग, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने इतना शुरू में उसका ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाया खरीदने के लिए, तो इन रशियंस ऑफर्ड पाकिस्तान Su-35, तो एट द एंड इंडियंस ने वो खरीदा S-400 सिस्टम्स जो है। अब पाकिस्तान जो है चाइना से का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर रहा है हिंदुस्तान के साथ अपने एक जो इनकी फ्रिक्शन है उसको बरकरार रखने के लिए। तो इसी तरह से दोनों मुल्क जो है एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते रहे, अगर इनकी आपस में दोनों की बेहतर हो अंडरस्टैंडिंग और इतनी नफरतें ना हो, तो ये जो कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं दोनों मुल्कों को ऑन द इंटरनेशनल फोरम, वो ना करने पड़े। और मेरे ख्याल में जो मेजर कॉस्ट दोनों मुल्क पे करते हैं वो यही है कि ओवरऑल बहुत सारी चीजें दोनों मुल्कों को एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं,
जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस शायद ना करें। जी अच्छा, हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी साहब, उन्होंने एक दफा ये लिखा था, 88 की बात है, कि 65 की जंग हमने करके देख ली कश्मीर हासिल करने के लिए और उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई, तो उस वक्त हमें ये एहसास हो जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, लेट्स मूव ऑन, और हमें मान लेना चाहिए था कि इसका कोई जंगी हल नहीं है और हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे एग्री कर लेना चाहिए था। तो वो हमने नहीं किया, क्योंकि अवाम को हम बिल्कुल दूसरी पिक्चर दिखाते हैं। जैसे 65 की जंग में अयूब खान ने और उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि हम तो जीते हुए हैं, इंडिया इंडिया जो है वो शिकस्त खा चुका है वगैरह वगैरह। तो जब ताशकंद में एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को बहुत मायूसी हुई और लाहौर के जो माल रोड है उस पर तलबा ने जुलूस निकाला, कई पुलिस ने गोली चला दी, कई लोग जो है, कई स्टूडेंट्स अपनी जान से गए। तो इस तरह की जब जज्बाती बातें आप करते हैं तो वो रियलिज्म जो है रियलिस्टिक नहीं होती और वो हुकूमतों के लिए ही प्रॉब्लम बनता है। तो इसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट इतनी जरूरत नहीं कर सकी कि वो मान ले कि यार ठीक है, जितना इंडिया के पास है आप रखें, उसको हम सॉफ्ट बॉर्डर बना दें, कश्मीरी आए जाएं और इस मसले को खत्म कर दें। तो बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं कि कश्मीर के मसले का कोई और रियलिस्टिक हल नहीं है सिवाय इसके। तो ज़ियाउद्दीन साहब, जिनका मैंने अभी बात की, जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे यहां तक भी कहा कि कश्मीर के मसले को हम जिंदा रख के कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस अप्रोच को? बिल्कुल, मैं इस पे 100% एग्री करता हूँ आपसे कि जो कश्मीर का मसला है इसका सबसे ज्यादा नुकसान है बेसिकली कश्मीरियों में ही हुआ। अगर पॉपुलेशन देखें इसकी कितनी है, मेरा ख्याल है कोई 8-10 मिलियन है मैक्सिमम पॉपुलेशन। इसके जी जी, 7-8 इसके मिलियन बेनिफिट्स है के जो। ऊपर बात करने के बजाय दोनों मुल्कों ने जितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में, प्रोपेगेंडा करने में, एक दूसरे के खिलाफ जारियत करने में, तो मेरे ख्याल में उसको अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा कश्मीरियों का ही होगा। एट द एंड जब ये दोनों ये मसला सेटल होगा तो फायदा ही होगा सबसे ज्यादा जो कश्मीरियों को ही फायदा होगा जब इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर होंगे। और ओवरऑल दोनों मुल्कों के लोगों का जो फ्यूचर है इसको कुर्बान कर देना सिर्फ 8-10 मिलियन लोगों के लिए, और उनको भी सिर्फ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो एक बहुत ही इरेशनल किस्म की अप्रोच है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, तो उसमें आपकी इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स के करीब है और आप जो है इस मसले को ओपन तरीके से, आप इवन मीडिया में नहीं आप अलाउ कर रहे हैं कि ओपनली डिबेट करें। तो ये जो खौफ है कश्मीर के ऊपर कि पता नहीं उससे क्या हो जाएगा और अपोजिशन क्या कर देगी, तो अगर कश्मीर पे आप टीवी पे ओपन डिबेट करवाएं तो मेरा ख्याल है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर लोगों के जो व्यूज हैं काफी रैशनल हो जाएंगे, ये जो इमोशनलिज्म है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। देखें, गलती करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मुल्क, लोग, पीपल, हर कोई गलती करता है, लेकिन उससे सीखना, उसको रेक्टिफाई करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जर्मनी को अगर हम लोग इससे पहले मिसाल ले लेते हैं, इन्होंने हिस्ट्री में तो बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन इसके स्कूल बुक्स में पढ़ते हैं इन गलतियों को, इनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद हम लोग फ्यूचर में ये सब चीजें रिपीट ना करें। तो ये मेरा ख्याल में होना चाहिए पाकिस्तान में भी। अब इसमें किसका कितना कसूर है, मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान का ज़्यादा कसूर रहा होगा ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन को अब यहाँ तक लाने में। अब मैं क्यों हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट नहीं बना है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देखता हूँ उस तरह से। तो मैं सिर्फ आपसे वही बात कर सकता हूँ जो जो थोड़ा बहुत मेरे पता। मैं इस पे एक एनालिसिस सुन रहा था, नजम शेखी साहब का एनालिसिस है उस पे कि ये 47 टुवर्ड्स टिल द बिगिनिंग ऑफ 2000 जो पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान की वो ज़्यादा एग्रेसिव रही टुवर्ड्स इंडिया। और इनकी कोशिश ये थी कि हम लोग बाय फोर्स या बाय डिप्लोमेसी जिस तरह से भी कश्मीर को हल करेंगे। अब पाकिस्तान ने अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं वो बहुत अपने से कई गुना एक बड़े मुल्क के साथ एक कन्फ्रंटेशन में ज़ाया की हैं। वही एनर्जीज किसी और कंस्ट्रक्टिव मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं तो इसका बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है।
लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं, उनके इस एनालिसिस में थोड़ा बहुत इत्तेफाक भी करता हूँ कि आफ्टर 2000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आई थिंक 2005-6 जो इंडिया का एटीट्यूड था ये भी तब्दील हुआ। तो इंडिया का एटीट्यूड जो है वो ज्यादा एग्रेसिव है टुवर्ड्स पाकिस्तान। शायद मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कमजोर हो गया, तो अब हम इसे सबक सिखा सकते हैं या इससे अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो इस एटीट्यूड को भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन अक्सर बात ये होती है कि पाकिस्तान की फौज ये नहीं चाहती कि हालात दोनों तरफ बेहतर हों। अभी हम लोग बात कर रहे थे जो डिफेंस पॉलिसी नहीं है ये पाकिस्तान की, तो मैं समझता हूँ कि एक शायद पॉलिसी है। एहसास जो है ये बहुत क्लियरली अब एक तरह से पाकिस्तान की फौज ने ही कह दिया कि वी वांट टू मेक पीस विद इंडिया। और मुशर्रफ जिसने कारगिल खुद किया था, वो भी बाद में जब इंडिया गया तो उसने कोशिश ये की कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए कश्मीर सोल्यूशन का। उसकी डिटेल्स क्या है मुझे शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे, मे बी यू कैन स्पीक अबाउट इट। तो एक हॉकिश बंदा जो था जिसने कारगिल से शुरू किया, उसने बाद में कोशिश यही की कि इसको किसी तरीके से सॉल्व किया जाए, चीजें आगे बढ़े। और मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन यही डिस्कस हो रहा था कि जो है बॉर्डर तकरीबन इसको एक तरह से एक्सेप्ट ही कर लिया जाए और दोनों तरफ जो है कश्मीरियों को थोड़ा आज़ादी दे दी जाए इधर उधर जाने की, बॉर्डर की दोनों तरफ। और किसी हद तक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उनकी किस हद तक उन्हें ऑटोनॉमी देने की बात थी या नहीं थी, लेकिन ओवरऑल सोल्यूशन इसी तरह का कोई निकलेगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है तनाज़ात ये भी हल हो जाए और दोनों को ये भी महसूस ना हमने कुछ लूज किया। तो विन विन सोल्यूशन हो, कोई लूज लूज सोल्यूशन ना। जी, आपने ये कहा कि और 2000 में अर्ली मैं सिर्फ एक सेंचुरी। बात उसमें ऐड करना चाहूंगा, सॉरी। जी, अभी कल परसों मैं सुन रहा था कि इंडियन आर्मी चीफ की भी कोई इस पे उन्होंने कमेंट किया है कि जो पाकिस्तान की भी पॉलिसी इन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस की है, एंड आई थिंक देयर इज सम टॉक दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि जो सचिन का एरिया इसको डीमिलिटराइज किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इस वक्त इंडिया को भी इस चीज की मेरे ख्याल में इन्होंने जरूरत महसूस कर ली है आफ्टर द कन्फ्रंटेशन विद चाइना के अभी पिछले दिनों में जो थी सूरत हाल। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात बेहतर होते तो हिंदुस्तान को काफी एडवांटेज होता है चाइना को टैकल करने के लिए। और मेरे ख्याल में यही एक वजह है जो भी महसूस किया गया और जो चेंजेस जो हैं हिंदुस्तान में भी थोड़ी बहुत उनकी पॉलिसी में आ रही हैं सर। अच्छी बात है जी। अगर दोनों मुल्कों की जो पॉलिसीज हैं वो पीस की तरफ ओरिएंटेड हो, तो आपने जो बात की ना जी कि 2000s में इंडिया की पॉलिसी चेंज होना शुरू हुई, तो फारूक साहब बात यह है कि 2008 में मुंबई पे अटैक हुआ और वहां पे बहुत सारे इंडियंस ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां से हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। तो 2008 का जो है इतना बड़ा वाकया था जिसमें 160 के करीब लोग मारे गए और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं आज भी नहीं मानते कि ये जो लोग यहाँ से गए थे वो यहाँ से गए थे। अजमल कसाब के बारे में हमारे जैद हामिद साहब कहते हैं जी उसका नाम तो अमर सिंह था, वो एक सिख था, वो बीजेपी का भी था, वो एक टेररिस्ट था। तो इस हद तक भी लोग बात करते हैं, जबकि हमारी गवर्नमेंट ने खुद माना कि वो पाकिस्तान से ही गया था, हमारे मीडिया ने भी ये किया। तो सर कश्मीर के बारे में भी मैं आपको बताऊं, एक वक्त था जब इंडिया ने कश्मीर आपको प्लेट में रख के पेश किया, आपने नहीं लिया, यू मिस द बस, मान लें कि आपने मिस कर दिया। अब उसके पीछे भागने का, उस कौम को उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का कोई फायदा नहीं है। और ये बात जो है बहुत सारे पाकिस्तानियों ने लिखी है, मसलन पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के यंग लीडर थे सरदार शौकत हयात, उन्होंने किताब लिखी है जो अंग्रेजी में भी दस्तयाब है, उर्दू में भी दस्तयाब है। वो कहते हैं कि माउंट बैटन ने ये ऑफर की, वो नवंबर 47 में आया था लाहौर, कि आप जो हैं सरदार पटेल की ऑफर थी ये। सरदार पटेल उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, कि आप हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, कश्मीर ले लें। तो मैंने, वो कहते हैं कि मैंने लियाकत अली खान से कहा कि ये अच्छी ऑफर है, कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो उस पर लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे क्या पागल समझते हो?
कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है उसे छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। तो इस तरह की जो है हमाकतें हम करते रहे हैं। और जूनागढ़ की आप देखिए, जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता था, आबादी की अक्सरियत 85% तक वो हिंदू थे, फिर भी आपने उसकी एक्सेशन कबूल की। अब आप दिन रात ये कहते हैं जी इंडिया ने पार्टीशन के उसूल की खिलाफ वर्जी की। और भाई आपने शुरू किया ना, ये सितंबर 47 में आपने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की। अगर आपका फोकस कश्मीर होता तो आप जूनागढ़ के हुक्मरान को कहते भाई थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये वर्केबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, हम जूनागढ़ को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। हैदराबाद दक्कन को भी हमें यह एहसास दिलाना चाहिए था कि भाई दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। हैदराबाद दक्कन जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था। तो उस वक्त हमें नहीं पता था कि कश्मीर हमारी शाह राग है, वो फिर बाद में हमने कहना शुरू कर दिया कश्मीर तो हमारी शाह राग है। अब यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, अगर शाह राग है आपकी तो आप इतने साल से 75 साल से जिंदा कैसे हैं कश्मीर के बगैर? क्योंकि ज्यादातर कश्मीर तो इंडिया के पास है ना, अगरचे पाकिस्तान के पास भी है। कुछ लोग कहते हैं कि 35 से लेके तो 38% तक कश्मीर पाकिस्तान के पास है। तो ये जो चीजें हैं, जब तक ये ओपनली डिबेट नहीं होंगी तो हम किसी भी रियलिस्टिक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। मेरे ख्याल में इसको कहते हैं शायद रिकंसिलिएशन, के चीजों को रिकंसिलिएट किया जाए। अब इसमें यहाँ पे मैंने जहां तक सुना है, जिस तरह से हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाई जाती है यूरोप में, जो फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हुई थी आपस में, या इनकी तो बहुत लंबी चौड़ी दुश्मनी थी, पाकिस्तान और इंडिया की तो शायद कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो ये करते ही हैं कि अपना अपना जो हिस्ट्री का मौकफ है वो पढ़ते हैं। पाकिस्तान की हम फ्रांस का क्या था, जर्मनी का क्या था, दोनों चीजों को किस तरह से देखते थे, और दोनों मौके पे पढ़ते हैं, उसके बाद रीडर पे छोड़ देते हैं कि आप उससे क्या नतीजा निकाल सकते। तो किस ये खैर रिकंसिलिएशन जब आपने करनी हो तो आप कि अगर इरादा हो तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं उसमें। लेकिन उसमें हम लोग अगर चाहें इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान में ये हिंदुस्तान में ये डिबेट कभी भी शायद खत्म ना हो। इस तरह की आर्गुमेंटेशन पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारी दी जा सकती है। अब हिंदुस्तान में जो है सिक्योरिटी एडवाइजर इनके, वो खुद कहते हैं कि टेररिज्म उस वक्त ही होता है जब आपको कहीं से रिसोर्सेज मिल जाए, तो उसको हवा दे रहा हो। तो पाकिस्तान कश्मीर में या बाकी जगहों पे देता रहा है वहाँ पे हवा, खालिस्तान की मूवमेंट में। तो जब पाकिस्तान में इतना टेररिज्म हुआ पिछले कुछ अर्से में, आपका क्या ख्याल है, ये बगैर किसी सपोर्ट के हुआ? इसके पीछे भी अनासर थे, एंड देयर वर फॉरेन एलिमेंट्स बिहाइंड, और उसमें 70,000 जो कहते हैं पाकिस्तानी लोग जो लोगों की जाने गई हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस पे हिंदुस्तान को कोई हाथ नहीं था इसमें? पाकिस्तान की एयर बेसिस पे जो अटैक होते रहे हैं, अवैक्स जो थे इनके ऊपर अटैक होते रहे। अब अवैक्स जो है वो उसका तालिबान से तो कोई ताल्लुक नहीं, शायद उनको ये पता भी ना है क्या, वो तो ऐसे एसेट्स थे, स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे विच वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। तो इस तरह से हम लोग नहीं कह सकते कि बातें जो हैं वो बिल्कुल बहुत सिंपल हैं, सिर्फ एक मुल्क ही ये सब कुछ करता रहा है। ये दूसरी तरफ से हिंदुस्तान की तरफ से भी बहुत कुछ होता रहा। अब उसमें कहेंगे ये एक्शन है, उसका रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन, ये गोज लाइक अ चिकन एंड एग क्वेश्चन, पहले चिकन आया या एग आया। लेकिन ये सब चीजें भी रिकंसाइल हो सकती हैं अगर नीयत जो है दोनों तरफ से ठीक हो, और एट द एंड हमने ये सोचना कि हमने इस रीजन के लोगों का मुस्तकबिल संवारना, हमने एक अच्छा, सस्टेनेबल इसमें फारूक साहब, डेवलपिंग सोसाइटी बनानी। जी फारूक साहब, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कभी तो हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ये कह देते हैं कि इसको इंडिया फंड कर रहा है, कभी ये भी कह देते हैं कि इसको अमेरिका फंड कर रहा है, कभी कहते हैं इसराइल फंड कर रहा है। अब बात यह है कि अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो ये तहरीके तालिबान वाले जो हैं ये एएनपी को क्यों टारगेट करते रहे? एएनपी तो इंडिया की दुश्मन नहीं है ना, फिर तो उनको जमाते इस्लामी को टारगेट करना चाहिए था, उनके लीडरों को करना चाहिए था। और फिर हमने, आपको पता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक स्पोक्समैन पकड़ा था जिसका सलीम साफी ने इंटरव्यू भी किया, फिर वो हमारे हाथों से स्लिप कैसे हो गया? तो सर ये जो 70,000 वाली बात भी है, ये भी शायद इतनी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इतनी रिसर्च नहीं करता, इसको डॉक्यूमेंट नहीं करता। कमर जावेद बाजवा साहब जर्मनी ही गए थे आज से चंद साल पहले,
तो उन्होंने 35,000 का फिगर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर वो 70,000 और 80,000 का ही फिगर चलता है। और सर तालिबान जो हैं, तालिबान तो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाम का निजाम चाहते हैं पाकिस्तान में, और अफगान तालिबान ने आज तक उनको कंडेम नहीं किया। तो फिर ठीक है, नहीं अफगान वो तालिबान बातें को, वो ठीक तो हमारे हमारे इत्तेहादी है ना सर, तो वो फिर कह दें कि ये जो तालिबान है पाकिस्तान के, ये इंडिया के एजेंट हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्यों नहीं ये कहते? देखें, उसमें अगर ये बात है तो जो इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो खुद उनकी वीडियो बयान मौजूद है कि हम लोग इन्हें इस्तेमाल करेंगे अफगानों को, उसमें सब जो हैं शायद इस्तेमाल ना हो रहे हों, लेकिन बहुत सारे उस पे हो रहे हों। और ये कोई मेरा ख्याल है छुपी बात नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी इस तरह की काम करती रहती हैं। ये इनका एक टूल है नहीं वो तो टेररिज्म, देखिए और ना, ये सब की बहुत सब बहुत सिक्योरिटी सारे एजेंसी इस्तेमाल करती हैं। सर, वो तो बहुत सारे इंडियंस ये कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान ये सब कुछ कर सकता है तो हमारी एजेंसियां कहां हैं, वो क्यों नहीं करती? लेकिन हमें स्पेसिफिक्स पे भी जाना चाहिए कि हम एक तरफ तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ये कहते हैं कि ये इंडिया के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरा फिर क्वेश्चन ये है, जो लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, फिर इन्होंने एएनपी के कितने लोगों को टारगेट किया, जमात इस्लामी के उतने लोगों को हाँ, क्यों टारगेट नहीं किया? और उन्हीं का मेरा बंदा ख्याल में हमने जो उनकी पकड़ा हुआ हो। आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड उनके खिलाफ थी थोड़ी, इन लोगों की, क्योंकि वो लिबरल है एनपी वाले। तो अगर करते ये जमात इस्लामी को टारगेट, शायद उनकी स्टैंडिंग भी खराब होती। लेकिन एट दी एंड बात ये है कि इनमें से कुछ फैक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होंगे लास्ट में, कुछ होते ना तो हो रहे बात हों। ये है ना, लेकिन हाँ, जी बात यही है लेकिन ना कि बात हम लोग हमें, कह रहे थे कि टेररिज्म जो है वो दोनों, हर मुल्क की एजेंसी जो है किसी ना किसी हद तक इस्तेमाल करती हैं इन चीजों को। अब उसे कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है, उस पर हम लोग इस बहस में करते रहेंगे, बहस से शायद खत्म ना हो। लेकिन मैं उसकी ओवरऑल पाकिस्तान की पोजीशन को इस तरह से डिफेंड नहीं कर रहा कि इन्होंने गलतियां की। आई थिंक दे हैव डन इट। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम कर सकें, उसको देख सकें, उसे देख सकेंगे आपने क्या कुछ गलत किया है। और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और किसी हद तक शायद हिंदुस्तान में भी इसकी जरूरत है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहां पे भी सब ऑल गुड नहीं है, वहां पे भी कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। एक मुहावरा है, बड़ा आम सी बात है, सुनी होगी आपने भी, कि बद से बदनाम बुरा। तो बदनाम होना भी एक अगर जो है अभी पाकिस्तान, मेरा ख्याल है जो बुराइयां की हैं पाकिस्तान ने वो तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन उसको उसी हद तक उस तरह से ही देखा जाए जितना बैलेंस्ड है वो। आउट ऑफ बैलेंस शायद ना उसे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बैलेंस तो खैर बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में जो हमारा मीडिया है वो एक अच्छा आगाज कर सकता है कि इन इश्यूज पे ओपन डिबेट करवाएं, जिसमें तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं, तमाम लोगों को खुल के बात करने का मौका मिले। उसी से बेहतरी का रास्ता निकलेगा। और इंडिया और पाकिस्तान के दोनों मीडिया हाउसेज, दोनों मुल्कों के जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको भी आपस में डिबेट्स करनी चाहिए। और ऐसी डिबेट्स ना हो जो शाउटिंग मैच बन जाते हैं, वो ऐसी डिबेट हो जिसमें आप दूसरे का नुक्ता नजर सुने, अपना उसको सुनाएं। तो इसी में हमारा जो है भला बिल्कुल। है, दोनों मुल्कों के गरीब आवाम का भला है। और जंगी जुनून से हमें कोई फायदा नहीं होगा। और अब तो दोनों मुल्क न्यूक्लियर केपेबल स्टेट्स हैं, और किसी भी वक्त जो है इनका जो इनकी नफरत जो है वो एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में बदल सकती है। और इन हालात में दोनों मुल्कों के ऊपर बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो फारूक साहब, इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने वक्त निकाला इस गुफ्तगू के लिए। तो आपका बहुत मैं ममनून हूं। उसके साथ ही आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। थैंक यू। बाय।